नमस्कार, मैं डॉक्टर जय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में डॉक्टर ए.के. सचान साहब हैं। आपसे हम बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर के। अगर आपने राष्ट्रीय समाचार पत्र आज का पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारे विषय की जानकारी होगी। सर का पक्ष कहीं भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेपर में एक ही बात दिख रही है कि केजीएमसी की जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने एक निर्णय लिया है। क्या पूरा मामला है सर? ये मामला जो है एक पारिवारिक मसला है जो यहाँ तक पहुंच गया है। मेरी पूर्व पत्नी ऋचा मिश्रा थी और उन्होंने इतने सारे गलत काम किए थे, इस वजह से उनको हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट से निकाल दिया गया था। तो जब उनको निकाल दिया गया तो उसकी वजह से बौखला गई और उसके बाद उन्होंने मेरे जीवन में जब से आई थी उस समय से उन्होंने सारे पेपर इकट्ठा किए थे और 5000 से ज्यादा पेज उन्होंने इकट्ठा किए थे, झूठी सच्ची कहानियां जोड़ करके, और उसको ले जाके अपने व्यक्तिगत प्रभाव से ईडी कार्यालय में दिया। और ईडी कार्यालय में चूंकि उनका केस नहीं बनता था, इसलिए उन्होंने इनके पक्ष को मजबूत करने के लिए उसकी एक समरी बनाई और उस समरी को सब जगह पर उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया, प्रमुख सचिव चिकित्सा के यहाँ दिया, उन्होंने वाइस चांसलर के यहाँ दिया, उन्होंने सीबीआई को दिया, उन्होंने विजिलेंस को दिया, सब जगह दिया। और मुख्यमंत्री के यहाँ आदेश में गया तो मुख्यमंत्री ने कहा ये तो यूनिवर्सिटी की चीज नहीं है, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको विजिलेंस में जांच के लिए कहा, इसकी जांच करी जाए, देखा जाए। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर से मिलने भी गई सब जगह, वाइस चांसलर से जाके मिली तो वाइस चांसलर को उन्होंने मनगढ़ंत सारी कहानी बताई, तो वो पर्सनली उन्होंने इस मैटर को लिया कि नहीं मैं इनको ठीक करती हूँ। ये व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह उन्होंने ये काम किया है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गैर वाजिब है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर यदि कोई भी निर्णय होता है तो यूनिवर्सिटी के कार्यों का होता है, तो उस यूनिवर्सिटी के कार्यों में उसमें जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो यूनिवर्सिटी संबंधित नहीं है, तो उसकी जांच विजिलेंस में होती है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जांच कर सकती है किसी भी चीज की। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर की जांच नहीं कर सकती। ये जो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जो आपने बातें बताई कि कई फोरम पे आपकी शिकायत की गई, जानबूझ के इंटेंशनली की गई, उसको फॉलो किया गया और बाध्य किया गया कि ये कार्य किया जाए। आपको यूनिवर्सिटी ने आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया था कि चीजों को क्यों ये चीजें हैं? उन्होंने इसके लिए एक कमेटी गठित करके मुझको एक 3 दिन का समय दिया कि 72 घंटे के अंदर इसका जवाब दीजिए। 5000 से ज्यादा पेज थे, तो उन पेजेस के लिए 3 दिन का समय, और उस समय मैं बॉम्बे में था, किसी काम से वहां गया हुआ था, तो मैंने वहां से अपनी यात्रा स्थगित करके बीच में लौटा, तो करीब मैं पहुंचे 24 घंटे पहले। तो उसका मैंने एक ब्रीफ समरी बना करके उनको जवाब दिया था और सबका ये जवाब दिया था। तीन चार उसमें 4 विषय थे अलग अलग, तो चारों विषय के बारे में अलग अलग बता दूं। एक तो हमारा व्यक्तिगत जो मैरिज से संबंधित है उस पर एक कंप्लेंट करी थी और पूर्व पत्नी ने यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने, तो उसका मैंने जवाब दिया कि ये पारिवारिक मसला है, इसमें यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा उन्होंने लिखा कि आपने ये जो ईडी में समरी बनवाई गई थी कि आपने शेखर अस्पताल में हिंद में ये किया वो किया, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट आपके पास इकट्ठा हो गए, तो ये सब उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। मैंने सबका जवाब भी दिया। मैंने कहा जितने इसमें ऑर्डर लगे हुए हैं जो मुझे दिख रहे हैं वो ज्यादातर सारों का डिसीजन हो चुका है, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसीजन किया है या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है। इसलिए कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाली, हमारी ज्यादा आमदनी है, ठीक है, उसका हमने टैक्स दिया, तो इसमें अनियमितता कहां से हुई? अगर मेरे आमदनी अगर 25 लाख नहीं 25 करोड़ है तो हमने 25 करोड़ का टैक्स दिया। ये बातें आपने आज पेपर में भी नवभारत टाइम में दी हुई है कि भाई मेरी पुश्तैनी संपत्ति थी बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद हमने किया तो हमारा उसका हिसाब इनकम टैक्स का है, तो फिर इस बात पर प्रश्न बनता कहाँ है? फिर भी ये बातें पूछी जा रही हैं। 2002 में हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, 2002 के पहले मैं शेखर अस्पताल बना चुका था और बहुत सारी चीज क्रिएट कर चुका था। तो जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी रखना कहीं अपराध नहीं है। शेखर हॉस्पिटल में मैं काम नहीं करता हूँ, मैं कोई मरीज नहीं देखता हूँ, लेकिन शेखर अस्पताल के शेयर्स तो मेरे पास हैं, मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ उसका, तो इसके प्रॉफिट मेरे पास नहीं आएंगे।
इसमें गलत कहाँ से? और कम संवैधानिक रूप से किसी ट्रस्ट में, किसी एनजीओ के किसी के माध्यम से ये संस्थान चलते हैं, ट्रस्ट एनजीओ में रहना कानूनी है। वही हम करें संवैधानिक रूप से, ये तो आपका अधिकार है कि आप किसी ट्रस्ट एनजीओ में रह सकते हैं। और मैं कहीं से भी वेतन का लाभ नहीं लेता हूँ, ना ट्रस्ट से लेता हूँ, ना यहाँ से लेता हूँ, कहीं से भी लेता। तो लेकिन जो हमारी अर्निंग्स हैं वो तो इन्वेस्टमेंट की अर्निंग्स है ना। अगर म्यूचुअल फंड हमने खरीद रखे हैं तो म्यूचुअल फंड की आमदनी आएगी, अगर हमने शेयर खरीद रखे हैं तो शेयर की आमदनी आएगी, प्रॉपर्टीज हैं उनकी उनसे आमदनी आएगी, तो वो आमदनी आ रही है, तो उसको मैं और दिखा रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ। तो इसलिए ये कोई, और इसका दूसरा काम है कि यूनिवर्सिटी जांचना का विषय नहीं है ये। यानी कि यूनिवर्सिटी को आपके जो यूनिवर्सिटी के बाइलाज है उसके हिसाब से, जो हम लोग भी साधारणतः समझ पाते हैं कि आपकी जो कार्य करने के बाइलाज के नियम के अनुसार होगा, कितने समय आना है, कितने समय जाना है, उसका फुलफिलमेंट है। पर्सनल लाइफ इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। और ऐसे में तब जबकि आप सारे के मानकों को देश के संविधान के नियमों के तहत कर रहे, तब भी इवन देन भी यूनिवर्सिटी ने इस चीज को किया बाहर जाकर के। दूसरा, उसके बाद फिर उन्होंने एक कमेटी बनाने के कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किया, और उसमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारे होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वाइस चांसलर नहीं होता है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की चेयरमैन वाइस चांसलर होती है। तो वहां से इनको अधिकृत किया गया कि आप कोई भी निर्णय कर सकते हैं। वहां से इनको अधिकृत किया गया कि आप जो भी उचित समझे आप निर्णय करिए। कोई उन्होंने निर्णय नहीं किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने। उसमें इन्होंने सस्पेंशन, पहले हमको चार्जशीट दी परसों 3 दिन पहले, और 3 दिन के बाद फिर उन्होंने सस्पेंशन का ऑर्डर कर दी, स्टडी दिया उन्होंने। तो एक तो ये आफ्टर थॉट कि आपने चार्जशीट दी, चार्जशीट के 4 दिन बाद आपको समझ आया कि नहीं सस्पेंड भी करना है, आप सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा आप ना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ना आप सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इस सब के लिए अधिकृत है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने आपको अधिकृत किया, लेकिन जो अधिकार में आपने ऑर्डर पास किया उसको भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पास करना होगा। जब तक वो पास नहीं करेगी तो भी नहीं हो सकता। पहले अधिकार ऑफिशियली मिले तब उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। बिना आपको अधिकार मिले आपने डिसीजन का अनुमोदन भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। आप समझे? तो जैसे कैबिनेट से आपने पास किया तो कैबिनेट कानून नहीं बन जाता, फिर वो असेंबली से पास होता है, तब वो कानून बनता है। तो चीफ मिनिस्टर दोनों बैठता है, कैबिनेट में बैठता है, असेंबली में बैठता है, लेकिन उन्होंने सारे अधिकार लेते हुए पर्सनल वेंडिक्टा के तहत कर दिया। तो मैंने तुरंत 1 मिनट नहीं लगा, मैंने तुरंत चार्ज दिया और तुरंत रिलीव हो गया। क्या ये माना जा सकता है कि इसके पीछे और कोई शक्तियां हैं जो आपकी जो पॉपुलैरिटी इस पूरे शहर में है, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में पॉपुलर है, सेवा भाव से चीजों को कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ऐसा चाहते हैं? और से इसमें सिर्फ ऋचा मिश्रा इन्वॉल्व है, और उनके से जो संबंध रखने वाले लोग हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो कई लोग हो सकते हैं। ये जो डिसीजन हुआ है, अब इसके बाद का क्या सोच रहे हैं आप? ये डिसीजन तो अब सभी जान गए हैं। देखो इसके लिए जो है ये लीगल ऑर्डर है, लॉ का ऑर्डर है। लॉ वाले ही डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर उनको उचित लगेगा तो आगे एक्शन करेंगे, नहीं उचित लगेगा, क्योंकि मेरा अब कोई किसी तरीके का ये नहीं कि मैं काम कर, मैं इच्छुक ही नहीं मुझे नौकरी मिल जाए, तो क्योंकि मेरे पास इतनी कमी नहीं है ईश्वर की दया से। मैं हजारों लोगों को मैं खुद अपॉइंटमेंट करता हूँ, और कई कई वाइस चांसलर भी काम कर चुके हैं इंटरेस्ट में, जहां मैं मेन रिकमेंडिंग पर्सन हूँ। तो इसलिए इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब इस निर्णय में जो कानूनी सलाहकार लोग हैं वो निर्णय करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऋचा मिश्रा जी के ये हमारा सिर्फ 10 महीने रिटायरमेंट का बचा। अच्छा, सिर्फ महज 10 महीने? 10 महीने, और कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि आपने जब जांच कर ली, आपने जांच में 15 दिन का समय दिया है अभी, कि 15 दिन बाद आप जांच वो इसकी खैर दें। और ऐसा 3 दिन में क्या हो गया कि आपको हम कोई डिसीजन ले लिया। दूसरी बात ये है कि आपको हम जो भी जांचे हैं वो जांच में हम अगर हस्तक्षेप करने की संभावना होती, मेरे पास कोई ऐसा चार्ज होता कि मैं हस्तक्षेप कर सकता, तो सस्पेंशन की जरूरत होती। और तुम रिसर्च और पढ़ाई करते हैं, वहां इससे कोई मतलब नहीं, मेरे पास कोई फाइनेंशियल चार्ज नहीं हुआ। देश का इतना बड़ा, प्रदेश का इतना बड़ा संस्थान, जो नियम और कानून और जो प्रक्रिया पालन की जानी चाहिए थी आपके केस में, उसको उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर करके सीधे डिसीजन पे पहुंच गए। बिल्कुल आपको उनको सही कहना, ऐसे करना नहीं चाहिए, ये बड़ा अनुचित है। और ऐसी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह में बैठ करके आप पर्सनल वेंडेक्टा के साथ कार्रवाई करें, वो ठीक नहीं है। मुझे ये भी बताया कि रजिस्ट्रार ने काफी देर तक रोका, लेकिन जब उन्होंने फाइल में अनुमोदन करके भेज दिया
और अल्टीमेटली उनको जारी करना पड़ा। मतलब इनसे कोई सहमत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये था नहीं, मुझे ऋचा मिश्रा के प्रति न्याय करना है। और ऋचा मिश्रा की अगर न्याय की खबरें आप देखें तो आपको नकल कांड से लेकर के आज तक का आपको सब इतिहास पता होगा। चूंकि वो पत्नी थी इस वजह से मैं उनको सारे चार्ज दे देता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो घर में रह करके इतना इतना जहर उनके अंदर भरा हुआ है। ऋचा मिश्रा जी के साथ में एक लंबे समय तक आपने समय व्यतीत किया, आपको कभी ऐसी बात की फीलिंग या ऐसा महसूस हुआ कि ये आज नहीं कल या हमारे खिलाफ जा सकती है, जो कि आप सही होते हुए भी इस चीजों को एक तरीके से कह लिया जाए, ठीक है आप संपन्न है समृद्ध है, एक अलग विषय है, लेकिन ये भी एक विषय है कि इन बातों से आपको एक चैलेंजेस तो मिल रहा है। कभी आपने ये एहसास आपको लगा था ये ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने आज तक जितना भी काम किए थे, जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी, उन सब में उनको बराबर उनको नाम दिया सब जगह। लेकिन वो अपना अलग ही एक संसार बसाना चाहती थी। वो चाहती थी उस संसार में हमारे परिवार के लोग भी निकाल दिए जाएं। एक बार उन्होंने हमारी माता जी को निकाल दिया था, उसका बच्चों को भी वो चाहती थी ये सब चले जाए, और उसका सबसे आखिर में मैं भी चला जाऊं। कंप्लीटली एक कब्जा करने की नीति थी। क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर डॉक्टर हरिश्चंद्र थे, प्रोफेसर थे के जी में, वो वहां से रिटायर हुए थे। वो यहाँ शेखर हॉस्पिटल में काम करते थे, पार्टनर थे। इतनी बदतमीजी उनके साथ इन्होंने करी कि उन्होंने जो हमारे से बहुत प्रेम करते थे, आखिरी समय तक प्रेम करते रहे, लेकिन उस बदतमीजी के कारण वो बीच में ही छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं, इतनी बदतमीजी करने पर। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को जलील करके, बदतमीजी करके उनके साथ लगाया है। और वो सब आपको किसी बाहर रोज सुनने में मिलते होंगे। इंदिरा नगर थाने में एक कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर निकला था कि उन्होंने एक केस भी दर्ज कराया था आपके खिलाफ में, क्या था मामला वो? मामला ये था कि ट्रस्ट ने मीटिंग करी 13 मार्च को, उसकी डेट याद है मुझे। 13 मार्च को मीटिंग करी और उस मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि इनको ट्रस्ट से सस्पेंड कर दिया जाए। तो वो सस्पेंशन का ऑर्डर जो है वो हमारे उसमें 2 लोग यहाँ काम करते एक आईएएस अफसर थे राकेश वर्मा, और एक आईपीएस अफसर थे राजेश कुमार राय जी, ये बैठे हुए ये और प्लस एक जनरल मैनेजर थे आरबीएल बैंक के, वहां से छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया था उन्होंने, वरुण श्रीवास्तव। और मैं चारों लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट करी कि ये इन्होंने हमसे मारपीट करी, झगड़ा किया और ये नकली दवाओं का व्यापार करते हैं, इस तरह की फर्जी कंप्लेंट करी। जब उसकी विवेचना करी यहाँ के एसीपी ने, तो विवेचना करने में पाया गया कि हमारी और उनकी लोकेशन उस दिन मिली ही नहीं कहीं, और उसमें बाकी उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग सब सीसीटीवी फुटेज सब देखा, अल्टीमेटली पाया कि टोटल फर्जी है। तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो अभी इन संस्थानों से जहाँ पे ये आपका चल रहा है, मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल की बात चल रही है, इन संस्थानों से ऋचा मिश्रा का आज के समय में कुछ लेना देना है या कम्प्लीटली इससे बाहर है? अब बिल्कुल बाहर है, दोनों जगह सस्पेंडेड है और उनको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। ट्रस्ट भी उनको डिस्कस कर रही है, शेखर हॉस्पिटल को डिस्कस कर रहा है। जो संपत्ति आपने अभी बताई कि हमने जब भी कुछ भी लिया तो हमने को एप्लीकेंट उनको बनाया, उसमें उसके लिए वो अपनी रिक्वेस्ट, तो नेगोशिएशन की चीज है, अपनी रिक्वेस्ट करेंगी वो उनको पूरी की जाएगी। आपने इतना कुछ होने के बाद ऋचा मिश्रा जी के खिलाफ आपने अपने इनसे कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा क्यों? न मैंने लिया न मैं कभी लूंगा, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो कार्रवाई होती है ना, बदले की कार्रवाई, ये बहुत बड़ा घोर पाप है। इसकी सजा है, निहित सजा है इसकी। और जिसने आपके ऊपर उपकार किया हो उसके साथ इस तरह का अपकार करना, ये महानतम सजा है। ये इससे बड़ी सजा इस संसार में है नहीं। रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है? रामचरितमानस में प्रसंग लिखा है, तुलसीदास ने बहुत सोच समझ के लिखा है। काकभुषुंड और पक्षीराज गरुड़ का संवाद है। उस संवाद की 2 लाइनें बता देता हूँ खाली। संवाद में ये था कि उनसे पूछा पक्षीराज ने कि आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपको कौवे का जन्म क्यों मिला? तो उन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई कि एक समय मैं बहुत उद्दंड बालक था और मैं गुरु का बहुत अपमान करता था, कुछ कहानी मानता था। तो उस समय मैं एक दिन मेरे मन में संकल्प आया कि मैं रुद्राभिषेक करूं। जब रुद्राभिषेक किया, उसके लिए न सूचना दी गुरु को, न उनकी अनुमति ली। तो जब मैं रुद्राभिषेक करा तो उनको जब पता चला तो आ गए गुरु जी में, आ गए तो भी वो उठा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। तो महादेव जब रुद्राभिषेक हो रहा है तो वहां हो गई होंगे। तो उसी समय उनको महादेव ने
आकाशवाणी हुई और महादेव ने उनको श्राप दिया कि 1000 अजगर के जन्म लेना पड़ेगा। 1000 अजगर, अजगर 1000 बार अजगर का जन्म होगा। और उसके लिए फिर उन्होंने गुरु का हृदय बहुत कोमल होता है, तो उन्होंने प्रार्थना करी महादेव से कि हे प्रभु, ये अबोध है, बालक है, ज्ञानी है, उसको माफ कर दीजिए। तो उन्होंने जो कहा वो नोट करने वाला है कि ये सृष्टि का नियम है, मैं नहीं बदल सकता इसको। तो इसलिए इसको जन्म तो 1000 अजगर का लेने पर, इसका मतलब ये है कि आप अकर्मण्य अवस्था में 1000 बार, बहुत लंबी आयु होगी अजगर, हाँ, आपको जीना पड़ेगा। और इस ऋचा मिश्रा ने, उस व्यक्ति ने जो यहाँ पर एक स्टोर कीपर का काम करती थी, और वहां शहर में, पूरे शहर में उनको आपने एक मजबूत पहचान दी, नाम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया आपने। और उसके बाद उसी से वो बदला ले रही हैं इस तरीके का। इसकी सब बहुत बुरी है, जो मैं नहीं कहने वाला, इसलिए न मैंने कोई बदले का काम किया है, न आगे भी नहीं करूंगा। ये जो पार्टिकुलर आपकी शिकायत 5000 से अधिक पन्नों की हुई थी, अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में भी हुई थी, एजेंसियों ने इस बात का संज्ञान लिया, निसंदेह उन्होंने देखा होगा कि कुछ ऐसा वाजिब नहीं मिला है, किया जाए। किसी ने भी कोई जांच नहीं करी है, किसी ने भी। वो तो समरी रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवाई बैठे हुए। मैं जानता हूँ, मेरे मित्र लोग थे वहां जिन लोगों ने बनाई है समरी, लेकिन बाद में वो इनके मित्र ज्यादा करीबी हो गए, और जिसका कोई उपयोग नहीं। तो न सीबीआई ने कोई जांच करी, न ईडी ने कोई जांच करी। एक जो ये बात है कि बिना बताए आप छुट्टी पे चले गए, ये क्या मामला है? कब गए थे, क्यों गए थे? क्या आपने उनको इन्फॉर्म किया था? आपको साल में छुट्टियां मिलती होंगी, इतनी छुट्टी आप आकस्मिक रूप से ले सकते हैं, क्या विषय था ये? मैं 1 तारीख को मैंने वाइस चांसलर को अप्लाई किया कि मुझे विदेश जाना है, अमेरिका जाना है, अपनी बेटी की एंगेजमेंट के विषय में। तो मैंने सूचित किया इनको, और मैं 6 तारीख को गया। इन्होंने तब तक उस एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं किया, एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। उसके बाद जब 15 तारीख को जब ये ईडी वाली हवा फैलाई गई अखबारों में छपा प्रमुखता से, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया मुझे, क्यों कहाँ है। तो उनको बताया गया वो तो छुट्टी पे है, वो अमेरिका गए हुए हैं वो। और मैंने प्रॉपर चार्ज दिया था नेक्स्ट प्रोफेसर को, और पूरा एप्लीकेशन इनको दी थी, और कायदे से उन्होंने उसको रिजेक्ट करके, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है आजकल, तो रिजेक्ट करी इन्होंने 15 तारीख को इमीडिएट कर सकते रिजेक्ट कर सकते थे। तो 15 दिन, इसका मतलब 15 दिन तक आपने काम ही नहीं किया, आपने पोर्टल खोले नहीं, देखा ही नहीं। देखे नहीं, आपने खुद अनियमितता करी। आपको देखना चाहिए था, अगर वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 दिन, तो हम तो डीम्ड अप्रूव मान के चले गए, और ऐसा कोई काम नहीं किया बिना उस, वो आरोप बनता ही नहीं है। गलती आपने करी, अप्रूव नहीं किया, डिसअप्रूव नहीं किया, डिसअप्रूव किया 15 तारीख को, इमीडिएट कर तो हम न जाते, या हम उसके लिए और नेक्स्ट फोरम पे अप्रोच करते, भाई मेरी बिटिया की शादी में जाऊंगा। ऐसा ऐसा कौन आदमी है जो कहते हैं मत जाइए। 11 मई को वहां पर एंगेजमेंट थी अमेरिका में। ये जो विवाद की अगर मूल जड़ को देखा जाए तो ऋचा मिश्रा की वजह से और जो चीजें इनकी वजह से हैं, अभी तो ये चीजें हुई हैं, ये अभी विवाद क्या आपको लग रहा है कि अंत होता दिखाई दे रहा है? वो इतने फोरम पे है वो विवाद, कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं उस कर रखा है। आपकी तरफ से कोई पहल होगी कि इसको खत्म किया जाए मिल बैठ करके, कोई चीज? जो इतनी निकृष्ट उसकी है, वो सुनेगी नहीं, मैं जानता हूँ नहीं सुनेगी। तो जब वो सुनेगी, खुद कहेगी कि हमारा हिसाब कर दीजिए, हिसाब कर दिया जाएगा। लेकिन अदरवाइज वो अभी नहीं थमने वाली। ये जो बातें इतनी हो रही हैं, ये डॉक्टर ए.के. सचान साहब व्यक्तिगत रूप से जो आध्यात्म इतने तल्लीन रहते हैं, चीजों को इतने व्यवहारिक रूप से देखते हैं, समृद्ध भी है समाज सोसाइटी में, समझ रही है, वो चाहती है कि ये के सचान साहब इस बात को पब्लिक में ले आए, उजागर करें कि ये जो चीजें आपके साथ हुई, ये घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि ये आप समृद्ध हैं, हो सकता है कोई और प्रोफेसर वहां पे हो, उसके साथ भी ऐसा वो समृद्ध ना हो चीजों को। तो क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या बढ़ने का सोचना चाहिए, कुछ भी थोड़ा सा? देखिए, जहां तक सवाल इस यूनिवर्सिटी से संबंध का है, इसको तो कानूनी पक्ष वाले तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कानूनी रूप से आगे बढ़ना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। वो जो सलाह देंगे उसका मैं पालन करूंगा, और व्यक्तिगत तौर से मैं बदला लेता नहीं। तो अभी आपके पास में अगर केजीएमयू का चीजें नहीं है, अब ये माना जाए कि अब ये ए.के. सचान साहब इस इंस्टीट्यूशन को और तेजी से आगे बढ़ाने में लगेंगे? निश्चित रूप से मेरा पूरा प्लान था कि मैं 15 जुलाई को रिटायर होता,
तो 15 जुलाई के बाद मैं इन इंस्टीट्यूशंस को हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशन में बनाने का काम करूंगा। ऑलरेडी जितना कंट्रीब्यूशन मैंने किया है उसकी वजह से हिंद इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो गया है। इस साल वहां की मेरिट 675 नंबर की मेरिट आई नीट की। तो ये इसलिए आई है क्योंकि उसका उसका इस लेवल पे वहां पढ़ाई होती, बच्चे यही तो नहीं आते, तो पब्लिसिटी आते नहीं है, उनको मालूम है वहाँ पढ़ाई होती है, अच्छे फैकल्टी है, पूरी फैकल्टी है। शायद ही बहुत थोड़े कॉलेज होंगे जहाँ पूरी फैकल्टी है, मतलब इवन गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने कॉलेज बने हैं उनमें से ज्यादातर फैकल्टी नहीं है, जो पुराने कॉलेज है वही फैकल्टी है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, डिमांड और सप्लाई की बात की जाए, मेडिकल में एमबीबीएस की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। आपके दो संस्थान रन करते हैं, बाराबंकी, सीतापुर रोड। क्या ये माना जा सकता है कि एक संस्थान और भी आने वाला है? देखिए ये सब ईश्वर पर डिपेंड करता है। अगर अगर उसको मुझसे जितना काम कराना होगा, देखो मैं जो व्यक्तिगत तौर से मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ कि मैं मैनेजर हूँ, और जितनी काबिलियत से काम करता हूँ उतनी काबिलियत ईश्वर देता रहता है। जो हमारे जो दंड मिलता है दंड भी मेरे ही कर्मों का फल होता है। जो भी अच्छा है बुरा वो सब मेरे ही कर्मों का है, इसलिए मैं उसको दोष किसी को नहीं देता हूँ। ये ऋचा मिश्रा एक व्यक्ति है, ऋचा मिश्रा निमित्त बनी हुई है इस दंड देने का, लेकिन दंड मेरा निहित होगा, इस वजह से मुझे मिल रहा है। यानी दोनों स्वीकार है, सुख मिले वो भी स्वीकार है, दुख मिले वो भी स्वीकार है। ये यही सत्य है, यही सत्य है। यही सत्य है कि जो भी कुछ होता है आपके साथ, अच्छा या बुरा, वो सब मेरे ही कर्मों का फल है। तो जब अच्छा होता है तब तो कहते हैं मेरा कंट्रीब्यूशन है, और जब बुरा मिलता है तो कहते हैं नहीं तो दूसरे का कंट्रीब्यूशन है। कितना हमको याद है, याददाश्त हमारी इतनी कमजोर है, एक जन्म का भी बुरा याद नहीं रहता है, पिछले जन्मों को तो बिल्कुल याद नहीं है। तो मैंने कब क्या किया होगा उसका फल है, खुशी खुशी उसको भोग लेंगे। और उसके जो दुख मिलता है ना, उसके लिए ईश्वर धन्यवाद देते हैं, वो हमको क्षमता देता है सहने की समाने की क्षमता देता है, वही वो अपने आप नहीं आती। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। और दर्शकों, जो आप बातों को जानना चाह रहे थे, कई लोग हमसे अप्रोच भी कर रहे थे कि सचान साहब की बात सुननी जरूरी है, कई लोगों ने फोन भी किया था। उनकी क्या बातें हैं, सर का वजन आपके सामने है, और सच्चाई आपको बिना बताए सब कुछ पता चल गया होगा।